वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो है बड़े ही सेंसिटिव, बड़े ही चर्चा में रहने वाले टॉपिक पे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ लैंड का टाइटल कैसे माना जाएगा ना। व्हाट इज टाइटल, उसकी ओनरशिप कैसे प्रूव की जाएगी। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, बट आई डिडंट वांटेड टू मेक एनी comment before reading the honorable court's decision, so that is why I was waiting for it. But इट केम आउट एंड आई वाज रीडिंग इट, सो मैंने कहा कि आपको भी बता देते हैं इस केस में क्या हुआ। तो इस केस में हुआ ये कि एक जयरामन मुंडलियर, एक जयरामन मुंडलियर नाम का व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है किसको बेची, के गोपी को। जो के गोपी एप्लेंट लिखा है इसको एक जयरामन मुंडलियर ने प्रॉपर्टी बेची, ठीक है। किसके थ्रू बेची, एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू बेच दी। कब बेची, 2 सितंबर 2022 को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो ये के गोपी है, अब इनको प्रॉपर्टी मिल गई तो अभी क्या चाहते हैं, अब ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएंगे। तो अब ये सब रजिस्ट्रार के पास गए, तो सब रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी को रिफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने के लिए। उन्होंने बोला कि जो सेलर जो है, सेलर वंडर हैजंट प्रूव्ड ओनरशिप, जिसने बेची है आपको उसने ओनरशिप प्रूव नहीं की इस प्रॉपर्टी की और आपने खरीद ली। रजिस्ट्रार साहब ये बोल रहे हैं, समझिए इस बात को। तो अभी जो के गोपी है, इन्होंने सारे रास्तों से सब कुछ किया, सब लीगल रूट अपनाए। उन्होंने अपील की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, वो रिजेक्ट हो गई। फिर रिट पिटीशन लगाई, वो रिजेक्ट हो गई। फिर अपील की उसकी, वो भी रिजेक्ट हो गई। सब रिजेक्ट हो गया। देन हुआ क्या, देन हाई कोर्ट ने अपील किया। तो हाई कोर्ट ने बोला क्या अपील में अपनी, हाई कोर्ट ने ये जो देख रहे हैं ना, दिस अपील टेकन एक्सेप्शन टू द इम्प्यून जजमेंट डेटेड 20 मार्च 24 पास बाय द डीबी ऑफ द हाई कोर्ट जुडिकेचर एट मद्रास 2 सितंबर 2022। तो ये जो 20 मार्च 24 का जो इम्प्यून ऑर्डर है, कौन सा इम्प्यून ऑर्डर है, डीबी का अपील का ऑर्डर है, जिसको मद्रास हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि दी हाईकोर्ट अपेल दी रजिस्ट्रार्स रिफ्यूजल साइटिंग रूल 55 ए, रूल 55 ए ऑफ तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन रूल्स का एक रूल है जो रिक्वायर करता है नई प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी का जो है उसका प्रूफ होना चाहिए टाइटल का, कि तुम्हारे पास उसका टाइटल है। जैसे ये, तुम्हारे पास इसका टाइटल है। तो अब क्वेश्चन ये उठा, इसमें इश्यू क्या है, इसमें इश्यू ये है कि वेदर रूल 55A(1) जो अलाउ करता है सब रजिस्ट्रार को कि वो रिफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्रेशन अगर किसी वेंडर के पास ओनरशिप नहीं है, वो प्रूव ना कर पाए उसकी ओनरशिप, जो कि वैलिड मानी जाएगी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो अब ये इशू है कोर्ट के पास। तो इसमें जस्टिस अभय अशोका साहब थे, सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो गए। उन्होंने बहुत कमाल की जजमेंट दी है। तो आइए पढ़ते हैं इसको बाय लाइन टू लाइन द वे वी यूज टू डू। सो इसमें हुआ ये, तो फिर ये कंप्लेन कर दी। दैन दी सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर, ये वही जो मैंने बताया आपको, जो सब रजिस्ट्रार है उन्होंने मना कर दिया, सेल डीड के बेसिस पे आप रजिस्टर करवा रहे हो। दी एप्लेंट फाइल रेट पिटीशन, उन्होंने रेट पिटीशन फाइल की, चैलेंज किया रिफ्यूजल। जो रेट पिटीशन थी वो भी डिसमिस हो गई, ठीक है, ये भी डिसमिस हो गई। देयर आफ्टर एप्लेंट प्रिफर्ड, फिर उन्होंने अपील लगाई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अगेंस्ट सब रजिस्टर ऑर्डर रिफ्यूजिंग रजिस्टर सेल डीड, द अपील वाज अलाउड। जो अपील थी वो अलाउड हो गई, कब हो गई, सितंबर 4 2023 को। फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने सब रजिस्ट्रार को कहा रिकंसिडर करने के लिए उसका डिसीजन। कौन से लेटर में, 5 सितंबर 2023 के एक लेटर में। जो सब रजिस्ट्रार थे उन्होंने डायरेक्ट किया एप्लेंट, कौन एप्लेंट है इसमें, के गोपी को, कि वो रीसबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ वेंडर टाइटल। जो वेंडर है जिसने उनको बेची है प्रॉपर्टी, उसका टाइटल जो ट्रांसफर हुआ है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो प्रूव करें सब रजिस्ट्रार के पास। 3 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, जो एप्लेंट है उन्होंने अगेन सबमिट किया सब सेल डीड के, एप्लेंट ने फिर सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट। हाउ, लेकिन क्या हुआ, दी ऑर्डर जो पास हुआ सेम डे, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक रिट पिटीशन लगाई। वो रिफ्यूजल जो किया उन्होंने, उसके उसके अगेंस्ट जो रिट पिटीशन थी वो भी रिजेक्ट हो गई, रिट पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। रिट रिट अपील के उन्होंने एक अपील लगाई उस रिट के अगेंस्ट, तो वो भी रिजेक्ट हो गई, सिंगल जज ने की कर दी। जो रिट अपील डिसमिस हुई, उसका जो इम्प्यून जजमेंट था उसने होल्ड किया कि जो रूल 55A है रजिस्ट्रेशन रूल्स का अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है, जो फ्रेम किया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, कि जो सब रजिस्ट्रार हैं, कौन, जो सब रजिस्ट्रार हैं वो एंटाइटल हैं कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन थ्रू सेल डीड। किस ग्राउंड पे, कि जो एप्लेंट है, जो आया है, जो एप्लेंट का वेंडर है उसने स्टैब्लिश नहीं किया है उसका ओनरशिप, उसका टाइटल क्लियर नहीं है, समझ रहे हो। और उसका इन्होंने इम्प्यून ऑर्डर का पैरा भी मेंशन कर रखा है।
पिटिशनर प्रेजेंटेड सेल डीड, वही जो पैरा ये जो मैंने बताया ये लिख रखा है। Sub register refused to register document on basis that the petitioner had not established his title and ownership as required, और ownership required है किसमें, रूल 55A registration rules में। Then इसका दूसरा पैराग्राफ ये, empowered to return the document under the provision of that in the present case the petitioner was granted liberty to work out his remedy in the manner known of law when the authorized and legal heirs are not impeded, the parties are to be related to approach the civil courts and in the particular the reviews are rightly done and so that we do not find any infirmity in the respect of the order improved। तो ऑर्डर में कोर्ट ने बोल दिया कोई गड़बड़ नहीं है। पैरा 3, by this order dated 14 नवंबर 2024 this court permitted appellant to amend the present petition specially appeal to incorporate a challenge to the validity of the rule। अब ये जो रूल है 55A1 रजिस्ट्रेशन रूल्स का, इसको चैलेंज करते हुए कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी कि ये अमेंड कर पाए अपनी क्या SLA स्पेशल लीव अपील सुप्रीम कोर्ट में। अकॉर्डिंगली द SLP वाज अमेंडेड। तो क्या किया हमने, SLP अमेंड कर दी। पहले रिस्पोंडेंट जो है, जो सब रजिस्ट्रार हैं, ये फाइल्ड इज काउंटर एफिडेविट जिस स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे एंड वो जो अमेंडेड पिटीशन है उस पर। तो इनका सबमिशन क्या रहा, उन्होंने बोला कि जो सब रजिस्ट्रार हैं वो इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट अंडर 1908 एक्ट। जो सब रजिस्ट्रार हैं वो अगर एम्पावर्ड है रजिस्टर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट 1908 के एक्ट के अंडर, देन इट इज नॉट एम्पावर्ड टू गो इनटू द क्वेश्चन द टाइटल ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। तो क्या उसको ये पावर नहीं है कि वो जो टाइटल, ये जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा रहा है ये आदमी, वो एग्जीक्यूट करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले, को ये देखे क्या वो आदमी एक्चुअली भी एंटाइटल है उसको ट्रांसफर करवाने का, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने का। लैंड काउंसिल सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन रूल हैव बीन फ्रेम्ड इन अकॉर्डिंग विद द पावर्स, और जो रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन के उसकी पावर के अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं सेक्शन 69 ऑफ 1900 एक्ट, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। पहला सेक्शन 69 जो है वो डज नॉट एम्पावर द इंस्पेक्टर जनरल टू फ्रेम रूल्स। वो तो पहले तो जनरल इंस्पेक्टर जनरल जो है उसको रूल बनाने के लिए पावर नहीं देता है। प्रोवाइडिंग पावर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड और ट्रांसफर डीड इन द इवेंट ऑफ वेंडर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड। ये बस पावर प्रोवाइड करता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है एक रजिस्ट्रेशन किसकी, किसी सेल डीड या ट्रांसफर डीड की, कब, जब वेंडर जो है वो ये फेल कर दे, वो फेल कर जाए, वो ये प्रूव ना कर पाए कि इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो कैसे आया उसके पास। Moreover, the rule can be framed which are consistent with the act. In the 1900 Act, there is no provision to refusing registration on the ground that the vendor has not proved the title। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्ट है उसमें ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है, ना कोई ग्राउंड है कि जो वेंडर है वो अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो वो मना कर देंगे रजिस्ट्रेशन से। सो देयरफॉर सेक्शन और रूल 55A1 जो है ये अल्ट्रा वायर्स है द प्रोविजन 1908 एंड देयरफॉर एक्ट 55A1 इज इनवैलिड। तो वो कह रहे हैं ये एक इनवैलिड रूल है। पैरा 5, the learned advocate general of तमिलनाडु के जो एडवोकेट जनरल हैं फॉर रिस्पॉन्डेंट सबमिटेड दैट विदाउट गोइंग टू लीगल कंट्रोवर्सी स्टेट प्रिपेयर टू टेक स्टेप्स। ये सब, ये जब नॉमेनक्लेचर है, ये सब ये तरीका है एक लिखने का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है। टू टेक स्टेप्स इनटू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड ही सबमिटेड, यहाँ से शुरू होता है पैरा। तो देख रहा कितना अननेसेसरी कंटेंट वेस्ट किया, बट दिस इज व्हाट लॉ इज। ही सबमिटेड द वैलिडिटी चैलेंज इन द रिस्पेक्ट ऑफ रूल 55A1 इज पेंडिंग बिफोर। वही जो वैलिडिटी है इसकी सेक्शन 51 रूल 55A1 की, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही है। तो देयरफॉर इन दिस SLP फॉर द फर्स्ट टाइम अ वैलिडिटी चैलेंज कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। तो ये जो वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात चल रही है तो एंटरटेन ही नहीं किया जाता। ये बहुत बेसिक ग्राउंड है, ये मैंने नोटिस किया है। मेनली जो अदर पार्टी कह रही है उसका पूरा ग्राउंड ही खत्म कर दो, ये कह के या ये चैलेंज करके या ऐसा कुछ पॉइंट ढूंढ के कि ये तो यहाँ अभी मेंशन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने प्रेयर में ऐसा कुछ मांगा नहीं है और आप वो बात मांग रहे हो या बोल देते हो बातों बातों में कोर्ट में, तो दूसरी पार्टी हमेशा ही पॉइंट उठाएगी कि ये तो इस केस का इंस्टेंट रीजन ही नहीं है ना, इस केस में उनका कोई इंटरेस्ट है, इनने तो प्रेयर में ये इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरह से ये चीज़ यूज की जाती है कोर्ट में। He submitted that in case the validity may be academic, he submitted that Rule 55 has been framed to give the effect of objection to preventing registration of bogus transaction। इसका ऑब्जेक्शन ये, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो प्रिवेंट कर पाए ये इस तरह के बोगस ट्रांजेक्शन को। We urge that rule has been formed well within rule making power conferred on 69 1908 urges that 55A has been enacted to give effect of 22A and B 1908 Act included amended act, therefore no interference is called for। consideration of submission rule 55A registration rule thus as 55A कहता क्या है The registration officer before whom a document relating to immovable property is presented for registration shall not register the same unless the presentant produces the previous original deed by which executant acquired the right over the subject property। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो उस डॉक्यूमेंट को जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होगा उसको वो कब तक रजिस्टर नहीं करेगा, वो तब तक नहीं करेगा जब तक
जो प्रेजेंटेंट है, जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है, वो ये प्रोड्यूस ना कर दे कि जो प्रीवियस ओरिजिनल डीड थी जिससे ये उसने एक्वायर की है, वो कहाँ है, वो इसके पास कैसे आई। सब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट किसके रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कि उसने किस तरह से ऑब्टेन किया है ये, 10 दिन के अंदर देनी पड़ेगी उसको। कब से, जब से उसने वो ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट किए हैं। इसका प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इनकम्बरेंस एज टू मॉर्गेज ऑर्डर अटैच्ड टू प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट एग्जिस्ट ओवर द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड और रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल नॉट रजिस्टर सच डॉक्यूमेंट इफ द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट इज नॉट लैप्स्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज नॉट ग्रांटेड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और रेजिंग ऑफ द अटैचमेंट इज नॉट डन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोवाइजो ये क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है जो मॉर्गेज और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी होती हैं या सेल एग्रीमेंट होती हैं या लीज एग्रीमेंट होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऐसी प्रॉपर्टी पे, ऐसी प्रॉपर्टीज पे, जहां तो जो रजिस्ट्रार ऑफिसर होगा ही विल नॉट रजिस्टर देम। क्यों, कब नहीं करेगा, इफ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द सूट इज नॉट लैप, अगर टाइम लिमिट जो फाइलिंग ऑफ द सूट है वो लैप्स नहीं हुआ तब नहीं करेगा, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो तब नहीं करेगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर obtain नहीं करवाया उनने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से तो वो तब नहीं करेगा इनको रजिस्टर, एज द केस में बी प्रोवाइडेड फॉर दैट इन केस ऑफ प्रीवियस ओरिजिनल डीड इज नॉट अवेलेबल। अगर प्रीवियस ओरिजिनल डीड अवेलेबल नहीं है तो तब नहीं करेगा। अगर मान लो प्रीवियस ओरिजिनल डीड इज नॉट अवेलेबल एज द प्रॉपर्टी being an ancestral one, the registering officer shall not register such document unless the presenter produce any revenue record evidencing the executant's rights over the subject property, such as पट्टा कॉपी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और टैक्स रजिस्टर जो मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ओनर्स की भी प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल वन है, लेकिन वो रजिस्टर करवाने आए हैं, लेकिन वो रजिस्टर कब तक नहीं होगी, जब तक जो प्रेजेंट कर रहा है वो ये प्रूव ना कर दे, कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एविडेंस जो ये प्रूव करता हो कि उसका राइट है उस जमीन पर। किसी तरह का पट्टा हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या टैक्स रिसिप्ट हो सकती है, कोई वो ऐसी चीजें। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इज द प्रीवियस ओरिजिनल डीड इज लॉस्ट, प्रीवियस डीड मान लो लॉस्ट हो गई है, रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर सच डॉक्यूमेंट, तो रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफिसर जो है वो रजिस्टर कर लेगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ नॉन ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल पे नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जो होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट से लाना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर मान लो आपके पास ओरिजिनल डीड नहीं है, गुम हो गई है, तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना होगा, ये रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होंगे ही शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। कब, जब आप प्रोड्यूस करेंगे एक नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट जो कि इशू होगा कहाँ से, पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसके साथ आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाएंगे एक लोकल न्यूज़पेपर में टू नोटिस ऑफ लॉस ऑफ प्रीवियस ओरिजिनल डीड, तब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ द दीज प्रीवियस गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट सच क्लास डॉक्यूमेंट एज मे बी नोटिफाइड Inspector General registered. The registering officer on being satisfied description of property content document presented for the registration clause 1 of 55A mandates that when a document relating to immovable property presented for the registrar before the registering officer same not be registered unless the presenter produce previous original deed। वही जिसमें यही मेंशन है कि जो प्रोविजनल डीड है वो मेंशन करनी होगी आपको। और इसके ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आपको पहले ये शो करना पड़ेगा किस चैनल के थ्रू आई है, प्रीवियस ओरिजिनल डीड देनी पड़ेगी आपको जिसके थ्रू आपको ये एक्वायर हुआ है राइट इसके ऊपर। और अगर, और इसमें एक और चीज है कि एग्जीक्यूट एक्वायर्ड द राइट ओवर द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड एन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन विद इन 10 डेज फ्रॉम, और 10 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कौन सा, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इवन ऑन द इनकम्बरेंस सच अ मॉर्गेज अटैचमेंट सेल एग्रीड लीज रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल नॉट रजिस्टर डॉक्यूमेंट इफ द टाइम लिमिट फाइलिंग ऑफ द सूट स्पेसिफिक हैज नॉट, अगर लैप्स नहीं हुआ है तो रजिस्टर नहीं करेगा, और अगर लैप्स हो गया है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा आपको। एट दिस स्टेज वी हैव 22A 22B तमिलनाडु, ये तमिलनाडु जो क्या कहते हैं सेक्शन एक्ट है 1908 उसका सेक्शन 22A 22B दे रखा है। इसमें क्या है, रिफ्यूजल टू रजिस्टर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कब रिफ्यूजल हो सकता है, कब मना किया जा सकता है किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन, जब इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमोबिलिटी बाय सेल मॉर्गेज लीज हो, या फिर जहाँ पर बिलोंगिंग्स टू द, जहाँ पे ये जो ज़मीन है वो स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट की हो या लोकल अथॉरिटी या चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश के अंदर जो 9A है उसके अंडर आती हो, या फिर वो बिलोंग करती हो एंडाउंड फॉर द पर्पज ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए किसी ने दे दी हो, या चैरिटेबल एंडाउंटमेंट एक्ट के अंडर किसी ने दी हो, अगर डोनेट की हो किसी ने, भूधन यज्ञा और वेस्टेड तमिलनाडु भूधन यज्ञा बोर्ड इनको अगर दे रखी हो, किसी तरह के वक्फ की कोई प्रॉपर्टी हो, अनलेस वो सेंक्शन लेके आ जाए वहां से, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है। और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लैंड कन्वर्ट टू हाउस साइड, अगर ओनरशिप लैंड है जिसको कन्वर्ट किया गया है हाउस साइड में, तो डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन चाहिए होगी आपको, बिना परमिशन के आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। 22B क्या कहता है, रिफ्यूजल टू रजिस्टर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्या होंगे, डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांजेक्शन
प्रोहिबिट कर रखे हैं किसने, सेंट्रल एक्ट्स के थ्रू और स्टेट एक्ट्स के थ्रू, वो सारे ट्रांजेक्शन और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कौन से, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल, गिफ्ट, लीज, जो भी है ये सब, विच इज अटैच परमानेंटली, या तो परमानेंटली अटैच हो गई हो या प्रोविजनली हो, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एंड टाइम बिंग फोर्स, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोर्ट स्पेसिफाई करते हैं। पैरा 9 क्या है, इन द प्रेजेंट, अब यहाँ से शुरू हो रहा है पहले इस केस में क्या है। इस केस में जो थी रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दिया था ऑन ग्राउंड क्या, कि जो टाइटल है, वेंडर जो जमीन लेके आया है, जिससे जमीन ली है वो वेंडर, और जो एप्लेंट है जो केस में आया है वो वॉज नॉट एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश नहीं है ऑन प्लेन रीडिंग। और 22A22B की रीडिंग की जाए तो ग्राउंड ऑन फेलियर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट टाइटल टू वेंडर रजिस्टर कुड नॉट हैव बीन रिफ्यूज, ये तो ये कह रहे हैं। तो नाउ पैरा 10, नाउ वी कम टू द रूल मेकिंग पावर ऑफ सेक्शन 69, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल सुपरिटेंडेंट रजिस्टर ऑफिसर टू मेक रूल, रूल बना सकते हैं इसके अंदर, किसमें, शैल हैव पावर टू टाइम मेक रूल कंसिडरिंग विद द एक्वायर्ड सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स पेपर डॉक्यूमेंट, ये इन सब चीज़ों के लिए बना सकते हैं। उसके बाद है इसमें, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पैरा 16 है वैसे, लेकिन हम पैरा 10 से ही जाएंगे। 10 हो गया 11, नन ऑफ क्लॉज ए जे प्रोवाइड दैट फ्रेमिंग रूल्स कंटेनिंग पावर ऑफ रजिस्टरिंग ग्रांटिंग टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ट्रांसफर प्रोविजन अंडर 19 वाट कंप्लेंट्स अथॉरिटी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट ग्राउंड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग टाइटल वेंडर आर नॉट प्रोड्यूस्ड, or if he has not established, even section 22A 22B incorporated by our state amendment do not have much provisions. Point. Section 22 restriction specific subsection 1 thereof confers power registering officer to refuse registration or respect of property mentioned in clause 1. वही तो clause 1 में 22A के clause 1 में जो mention दे रखे हैं clauses, उसके अंदर जो registering officer वो मना कर सकता है। 22A enables the registering officer to refuse registration, registration refuse करने के लिए वो eligible है, वो मना कर सकता है। ट्रांसफर ओनरशिप लैंड कन्वर्ट हाउस, ये वही जो मैंने बताया उसके अंदर है। In contrast, Rule 55 empowering officer to refuse registration unless present and produce, जो present कर रहा है वो produce करे original deed by which the executant acquired the rights over the subject property। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंसान ये प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने आया है वो जब ओरिजिनल डीड लेके आएगा, कौन सी डीड लेके आएगा, वो डीड जिसके थ्रू उसको ये प्रॉपर्टी मिली है और अब वो ये ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है इस प्रॉपर्टी के अपने नाम पे, तो तब जाके उसकी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी जब वो प्रोड्यूस कर देगा कि उसको ये राइट मिला कहाँ से। ऑब्टेन विद इन 10 डेज, वही जो ऊपर लिखा, डेट प्रेजेंटेशन ओरिजिनल डीड, और अगर ओरिजिनल डीड अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से तो फिर तो ये रिफ्यूज किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, अगर जो प्रोड्यूसर है, अगर जो प्रेजेंटर है वो ये प्रोड्यूस कर दे रेवेन्यू रिकॉर्ड से कि देखिए मेरे साथ मेरे नाम पे है हो गई ये, या मेरे पास राइट आ गया इस प्रॉपर्टी का, या तो वो ऐसे कर दे, या ओरिजिनल डीड अगर मान लो गुम हो गई है तो डॉक्यूमेंट अगर मान लो नहीं मिल रहा हो, नॉन ट्रेसेबल हो, तो क्या करे वो पुलिस डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाए, वहाँ कंप्लेन करे, सर्टिफिकेट ले, फिर न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस दे कि लॉस हो गई है ओरिजिनल डीड, तो ये सब करवाना होगा। इन शॉर्ट पैरा 14 जो है 55A प्रोवाइड्स अनलेस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड राइट टू रिडक्स द मैटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द शैल बी रिफ्यूज्ड दस इफ सेल डीड इज प्रेजेंटेड, तो सेल डीड अगर बनती है डॉक्यूमेंट को डेमोंस्ट्रेट दैट एग्जीक्यूट हैज तो जो एग्जीक्यूट है उसके पास राइट कैसे आया ये उसको प्रूव करना होगा बाय शोइंग दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या है, और इसमें टाइटल ऑफ एग्जीक्यूट अनलेस डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस एविडेंसिंग टाइटल एज रिक्वायर्ड बाय रूल 55A1 रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड शैल बी रिफ्यूज्ड, तो वो मना कर दी जाएगी, यही लिखा हुआ है इसमें। फिर है रजिस्टरिंग ऑफिसर इज नॉट कंसर्न विद द टाइटल हेल्ड बाय द एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के पास क्या टाइटल है, रजिस्टरिंग ऑफिसर को उससे कोई लेना देना नहीं है, ही हैज नॉट पावर टू डिसाइड वेदर द एग्जीक्यूट हैज एनी टाइटल, ना उसके पास ये पावर है उसको डिसाइड करने की इसके पास टाइटल है या नहीं। अगर एग्जीक्यूट एक्सिक्यूट्स अ सेल डीड और लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही हैज नो टाइटल, द रजिस्टरिंग ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट इफ ऑल प्रोसीजरल कंप्लायंस आर मेड एंड नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटीज एंड चार्ज। तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूट जो है उसके पास सेल डीड या जो है सेल डीड या सेल डीड हो उस रिस्पेक्ट में, लैंड के रिस्पेक्ट में, और अगर उसके पास भले ही टाइटल ना हो उस प्रॉपर्टी का लेकिन उसके पास रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट है, वो सब प्रूव कर पाए, प्रोसीजरल कंप्लाइंस करे और स्टैम्प ड्यूटी दे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे, सब दे, तो वो मना नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन के लिए। वी में नोट हेयर अंडर द स्कीम 1908 इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रिंग, तो ये सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज की पावर ही नहीं है कि वो ये देखें कि जो वेंडर है उसका टाइटल प्रॉपर्टी का क्या है जो वो ट्रांसफर करवा रहा है। इनको तो ये वंस द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई दैट पार्टी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट बिफोर हिम द पार्टी एडमिट एग्जीक्यूशन देयरऑफ बिफोर हिम सब्जेक्ट टू मेकिंग प्रोसीजर कंप्लाइंट अबाउट डॉक्यूमेंट रजिस्टर, एक बार वो देख लेंगे प्रोसीजर पूरा हो गया तो वो रजिस्टर करेंगे। The execution and registration of document have effect of transferring only those rights if any other execution possesses. If execution has no right, title, interest in the property, the registration document cannot effect any transfer. ये लो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 16, therefore assuming that there is no power under 69, अगर मान ली सेक्शन 69 ऑफ 1908 के एक्ट में कोई पावर नहीं है टू फ्रेम द रूल 55AI
is and case rule 51 IA will have to be declared ultra virus. तो इसको तो ultra virus घोषित करना पड़ेगा. The rule making power cannot decide to make a rule that is inconsistent with provision of 1908 rule 55 according to ultra virus. तो फिर ये क्या एज द रिट फाइल एप्लेंट डिसमिस्ड, हाई कोर्ट रिलाइंग ऑन 55 ए आई हेल्ड इनवैलिड. तो हाई कोर्ट की जजमेंट को क्या किया, इनने रिजेक्ट कर दिया और क्वाश कर दी. वी देयर बाय परमिट एप्लेंट टू लॉन्च द सेल डीड, और एप्लेंट को अलाउ कर दिया कि वो सेल डीड लॉन्च करे, रजिस्टर करे विद इन 1 मंथ. आज से, जिस दिन से, कब से, 7 अप्रैल 2025 से 1 महीने के अंदर. प्रोसीजरल कंप्लायंस बीइंग मेड कंसिडरिंग रजिस्ट्री ऑफिसर शैल बी अपील. इससे होगा क्या, ये केस हमने क्यों पढ़ा, ये केस हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि रूल 55A1 तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन रूल जो है वो इनवैलिड हो गया है. पहले क्या था, जो सब रजिस्ट्रार थे ये दे कुड रिफ्यूज टू रजिस्टर अ सेल डीड अगर वेंडर जो है ही डिडंट शो प्रूफ ऑफ ओनरशिप और टाइटल कि लाइक प्रीवियस डीड, पट्टा, टैक्स, वो ये सब नहीं देता था. तो अब इस रूल को हटने के बाद अब क्या होगा, दिस रूल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल and has been declared ultra vires registration. Now registrars cannot demand proof of ownership to register a document. अब रजिस्ट्रार जो है वो ऐसा मांग ही नहीं सकते कि आपके पास ओनरशिप कैसी आई. अब रजिस्ट्रेशन पावर हैज बीन लिमिटेड, रजिस्ट्रार्स की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया है इस जजमेंट के बाद. पहले क्या था, सब रजिस्ट्रार जो है वो जजेस की तरह काम करते थे, चेक करते थे टाइटल, ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन से पहले. अब क्या होगा, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कि सब रजिस्ट्रार जो है वो सिर्फ परफॉर्म करते हैं क्लैरिकल टास्क. दे कैन, वो वेरीफाई कर ही नहीं सकते, उनके तो जुरिस्डिक्शन के बाहर है वो कौन से जज हैं. बस उनको देखना है कि प्रॉपर फॉर्मेट है, रिक्वायर्ड पार्टीज प्रेजेंट है और स्टैम्प ड्यूटी दी है कि नहीं, बात खत्म. अब इससे और लीगल तरीके से इसको और रिफॉर्म कर दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इट डज नॉट गारंटी ओनरशिप. अगर वेंडर हैज नो टाइटल, जो डॉक्यूमेंट अगर वो लेके आया है, डॉक्यूमेंट इज स्टिल रजिस्टर्ड बट ट्रांसफर इज नथिंग, कुछ नहीं होगा ट्रांसफर से. जो इंडिविजुअल्स हैं दे कैन हैव अ क्लियर रेमेडी. अगर मान लो इफ समवन ट्राइज टू रजिस्टर अ सेल डीड, ठीक है, एंड देन रजिस्ट्रार ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइटल, तो क्या होगा, दैट रिफ्यूजल इज नाउ इलीगल. Parties can insist that the registrar must register the document as long as the procedural steps are followed. बात करता हूँ.